देश के दो सबसे बड़े राज्यों में इस वक्त सियासी उठापटक मची हुई है। एक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर भी अब बड़े सियासी उठापटक की गुंजाइश नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर एकला चलो की नीति अपनाने का फैसला लिया जा सकता है। और इस बीच अब जो बीजेपी पार्टी है उसको लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी अब ये नहीं चाहती कि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर वो अजीत पवार की पार्टी के साथ मिलकर इन चुनावों को लड़े। और इसके कई संकेत जो हैं तमाम खबरों से सामने आ रहे हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि शरद पवार गुट के एक नेता की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है और ये बयान उन्होंने आरएसएस की पत्रिका के हवाले से दिया है। ये बयान जो है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्लाइड क्रेस्टो की तरफ से ये बयान दिया गया है जो कि शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी को एहसास हो गया है कि अजीत गुट के साथ ये संभव नहीं है। देखिए, आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के लोकसभा चुनावों के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी को एक बड़ी चपत महाराष्ट्र के अंदर लगी। इन चुनावों से पहले जहां बीजेपी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर खूब तोड़फोड़ की, एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले आए, अजीत पवार को अपने साथ ले आए, उनके साथ कई विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले आए, महाराष्ट्र में अपनी सरकार भी बना ली। लेकिन उनकी ये हरकत जो है महाराष्ट्र वासियों को ज्यादा पसंद नहीं आई है। जो उनके खुद के सर्वे ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी पार्टी ने एनसीपी को तोड़ा और साथ ही में शिवसेना को तोड़ा और उनके लोगों को अपने साथ लाकर इन चुनावों के अंदर जो बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों को का एक साफ संदेश था कि बीजेपी जिसने एक बड़ा धोखा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के साथ किया और उसी का सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र के नतीजे आप लोगों के सामने हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस खबर के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस खबर में ये बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ से आरएसएस की पत्रिका के हवाले से जो शरद पवार गुट के नेता हैं उन्होंने ये बड़ी बात तो कह दी है। 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं बीजेपी के खिलाफ तेजी से बढ़ी हैं, जिसके कारण हाल में हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और बीजेपी वहां पर चुनावों को हारने की स्थिति में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ये अंदर खाने से इन बातों को निकाला जा रहा है और सबके सामने लाया जा रहा है कि अजीत पवार और बीजेपी का साथ रहना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि अब बीजेपी के लिए जो अजीत पवार और उनकी पार्टी है वो गले की वो हड्डी बन चुकी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। वहीं इस बीच मैं आपको बता दूं कि आरएसएस से जुड़े एक प्रकाशन ने कुछ सप्ताह पहले ही इस तरह का एक और अन्य लेख जो था वो भी छापा था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि महाराष्ट्र के वोटर्स ने बीजेपी के एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। और आरएसएस की पत्रिका के हवाले से ये कहना, सोचिए, अपने आप में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ये चाह रही है, जिस कारण आप समझ सकते हैं कि पत्रिका के अंदर भी ये चीजें छप रही हैं और बीजेपी ये चाहती है कि अब अजीत पवार जो है वो साइड हो जाएं और इन चुनावों के अंदर बीजेपी खुद या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ इन विधानसभा चुनावों के अंदर उतरे। इस बीच में देखिए, सबसे बड़ी चीज ये भी है,
आप इस बात को भी समझिए, जहां एक तरफ ये खबर सामने आ रही है, शरद पवार गुट के नेता ये बात कर रहे हैं कि भैया आरएसएस की एक पत्रिका के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी खुद भी ये चाहती है कि अजीत पवार उनसे खुद अलग हो जाएं। आपको ये पता होगा कि छगन भुजबल जो हैं वो किस तरीके से नाराज अजीत पवार से चल रहे थे। छगन भुजबल जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है वो राज्यसभा के अंदर चले जाएं, लेकिन राज्यसभा के अंदर अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार को भेज दिया गया। सुमित्रा पवार जो कि अपनी ननद से ही चुनाव हार गई, चुनाव हारने के बावजूद जो है वो राज्यसभा के अंदर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हो जाती है कि अजीत पवार अपनी पत्नी को ही चुनाव नहीं लड़ा पाए, तो और उसके साथ साथ लोकसभा चुनावों के अंदर वो एक सीट ही जीत कर आए। ये उनके लिए काफी शर्मनाक, उनके लिए नतीजा एक तरीके से कहा जाए वो रहा। और छगन भुजबल जो थे वो सुमित्रा पवार को राज्यसभा भेजे जाने के कहीं ना कहीं खिलाफ हो गए हैं एक तरीके से, और जो उस समय पर उस बात को वो नहीं बोल पाए और अब उनके एक्शंस में उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि अजीत पवार का अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजना छगन भुजबल को पसंद नहीं आया है। और इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शरद पवार से मीटिंग की। शरद पवार के पास लगभग उन्होंने जो ये मीटिंग की है 1 घंटे की ये मीटिंग बताई जा रही है। सोचिए, अजीत पवार के जो एक बड़े नेता हैं छगन भुजबल, उनका शरद पवार से मिलना, 1 घंटे तक की ये मीटिंग चलना, और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये तो साफ नहीं आया सामने, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा किस तरीके से 4 नेता जो हैं वो अजीत पवार के पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद आज फिर एक बड़ी खबर सामने आती है कि अजीत पवार की पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा नेता जो हैं वो शरद पवार के गुट में शामिल हो गए। ये एक के बाद एक जिस तरीके से अजीत पवार को ठोकरें लग रही हैं, या उनके साथी जो हैं विधानसभा चुनावों से पहले उनका साथ छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनावों से पहले अजीत पवार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये बात साफ भी है कि जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को ठगने का एक तरीके से काम किया, अपने चाचा की पार्टी को तोड़कर वो बीजेपी के साथ आ मिले और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने अस्वीकार किया है। और उसका परिणाम या कहें उसका एक ट्रेलर जो है हमने लोकसभा चुनावों में भी देखा, और अब जो है विधानसभा चुनावों के अंदर पूरी पिक्चर क्या कुछ आती है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ आती है, ये भी अपने आप में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस बीच में आपको बताती हूं कि अभी महाराष्ट्र विधानसभा की पूरी स्थिति क्या बनी हुई है। जो पहले अभी विधानसभा के अंदर जो नतीजे आए थे पिछले चुनावों के अंदर वो क्या कुछ थे, और चुनावों के अंदर जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को और साथ ही में शरद पवार को छोड़कर आए थे, इसके बाद क्या कुछ समीकरण बने हुए, जरा आप वो देखिए। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद और अब पार्टीवार नतीजे, वोटिंग 21 अक्टूबर 2019, जहां पर जो है हम देखते हैं कि 288 कुल सीटें थी और एक अभी खाली है, और रिजल्ट जो आता है वो 24 अक्टूबर 2019 को आता है, जहां बीजेपी को 106 सीटें मिलती हैं, शिवसेना जो उस वक्त टूटी नहीं थी 56 सीटें, एनसीपी को 53 सीटें मिलती हैं जो उस वक्त टूटी नहीं थी, वहीं कांग्रेस को वहां पर 44 सीटें जो हैं वो मिलती हैं और बाकी अन्य दलों को 29 सीटें मिलती हैं। वहीं अगर आज इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो बीजेपी को 106, शिवसेना 44, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 12, एनसीपी शरद पवार 44, एनसीपी अजीत पवार 9 और कांग्रेस 44 और बाकी अन्य 28। तो ये पूरी की पूरी अभी फिलहाल में महाराष्ट्र की विधानसभा की स्थिति है। वहीं अगर लोकसभा चुनावों पर भी हम एक बार गौर करें, 2024 के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी को 9 सीटें ही मिली, और साथ ही साथ में 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और इस बार जो है उन्हें 9 सीटें मिली हैं, और बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को 7 सीटें और एनसीपी अजीत पवार की जो थी उनको सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अजीत पवार के लिए उनका एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो उभर कर आया। वहीं महाविकास आघाड़ी की भी बात कर ली जाए तो उनको 2024 के इन चुनावों में और
48 में से 30 सीटें मिली थी और शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार की और कांग्रेस, इन सभी को मिलाकर वहां पर 38 सीटें मिली। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का जो रिजल्ट रहा वो अपने आप में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए काफी परेशानी भरा रिजल्ट रहा। और अब बीजेपी की पार्टी की तरफ से जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर जो ये रणनीति बनाई जा रही है वो अजीत पवार के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। कह सकते हैं कि अगर अजीत पवार को या तो बीजेपी उनसे अलग होकर चुनाव लड़ती है या अजीत पवार को स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि उन्हें खुद ही उस पार्टी से निकलकर फिर शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़े, या फिर शरद पवार के पास अगर वो वापस जाते भी हैं तो शरद पवार अगर उन्हें नहीं लेते अपने साथ, हो सकता है कि जो अजीत पवार हैं वो ना घर के रह पाए ना घाट के रह पाए। बाकी बहरहाल आप लोग महाराष्ट्र की जो ये स्थिति बन रही है, महाराष्ट्र के अंदर चुनावों से पहले नेताओं का दल बदल करना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, और वो भी खासकर जो अभी महायुति दल है उसके अंदर से नेताओं की जो उठापटक है अजीत पवार के लिए कितनी नुकसानदायक होती है। जहां एक खतरे की घंटी अजीत पवार के लिए बज रही है, वहीं जो एकनाथ शिंदे हैं उनके लिए क्या कैसे कह सकते हैं कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर जोन में हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आप लोग भी हमें बताइए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय भी बताइए। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।